बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान यास का असर अब दिखना शुरू हो चुका है। पहले यास सुबह ही तट से टकराने वाला था, लेकिन अब जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक यास के तट से टकराने का अनुमान अब 10 से 11 बजे के बीच का बताया जा रहा है। लेकिन तूफान की जोरदार दस्तक नजर आने लगी है, यानी इसका असर दिखने लगा है। 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। यास तूफान से पहले तेज हवाएं और 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धामरा उड़ीसा में देखिए किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं। भटूक की तस्वीरें भी आपको, भद्रक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उड़ीसा से। दीघा पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कैसे ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही हैं। बिदनापुर में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। तो 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये 2 राज्य हैं जिन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है यास तूफान का। और उड़ीसा में आज लैंडफॉल होना है, जिसका समय अब बताया जा रहा है कि 10 से 11 बजे के बीच ये होगा। और जो तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से और उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों से, उससे ये साफ हो रहा है कि खतरा बड़ा है। तैयारियां भी युद्ध स्तर पर की जा रही हैं और तमाम अपडेट्स लगातार एबीपी न्यूज़ पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंतल का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। कुंतल, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंच जाइए। देखिए, सुबह से हवाएं जो है तेज से और भी तेज हो रही है और समंदर में भी हलचल जो है काफ़ी तेज है। सूरज अगर थोड़ा बहुत दिखाएंगे, कल भी मैं समंदर के किनारे से लाइव सुबह आपसे बात कर रहा था, लेकिन आज देखिए मतलब कितनी हलचल, कितना तेज है समंदर में। और कल रात से ही ऐसा है, हवाएं तेज से और भी तेज होती जा रही है और कभी कभी पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को छू रहा है। इतनी तेज हवाएं यहाँ है। मुझे लग रहा है अभी ये गति है कम से कम 70 से 75 किलोमीटर पर आवर की गति है, लेकिन जब लैंडफॉल होगा और धीरे धीरे दीघा के ओर ये तूफान बढ़ेगा तब ये गति और भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए जो कोस्ट गार्ड टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, यहाँ के सभी लोगों को तटीय इलाके से हटा लिया गया है, सबको सुरक्षित स्थानों पर, और लगभग 1,10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है। पूर्वी मेदिनीपुर जिला में सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। इस आशंका को देखते हुए यहाँ जिलाधिकारी खुद भी मौजूद हैं पूर्वी मेदिनीपुर के, और लगभग 500-600 पुलिस की एक टीम यहाँ तैनात। आप देख सकते हैं यहाँ सूरज अगर पेड़ की तरह थोड़ा बहुत कैमरा फोकस करे किस तरह की हवाएं चल रही है। और सुबह से ये तेज से और भी तेज होता जा रहा है जितना समय आगे बढ़ रहा है। और धामरा में जहां लैंडफॉल होना है इस साइक्लोन का, वहां जब लैंडफॉल होगा, ये देखिए समंदर की लहरें वापस अगर दिखाए, वहां थोड़ा फोकस करे सूरज। और कल भी मैं समंदर के किनारे मैं गया था, लेकिन इस तरह की लहरें मुझे इससे पहले कभी दीघा में कभी नहीं देखा मैंने, क्योंकि दीघा में मैं आता रहता हूँ, लेकिन ये सेफ समंदर है, पूरे साल भर सेफ रहता है। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लैंडफॉल जब होगा तब क्या तस्वीर सामने आएगी वो देखकर मतलब देखने लायक होगा। लेकिन यहाँ से सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया गया है। लगभग यहाँ से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जितने रेस्क्यू कैंप्स है वहाँ हटा लिया गया है। कुंतल, आपकी बातों से इतना तो साफ है कि जो असर लैंडफॉल से पहले दिखाई दे रहा है ये बता रहा है कि हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उड़ीसा से हमारे सहयोगी रजनीकांत बिस्वाल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। वहां पर क्या तस्वीरें देख पा रहे हो रजनीकांत? किस तरीके का असर लैंडफॉल से पहले देखने को मिल रहा है? लैंडफॉल से पहले यहाँ पे कल रात से ही मतलब तो बारिश का तेज बढ़ रही है और हवा भी 40 से 50 किलोमीटर तक बहने लगी। और ये एक तो आहट जैसा है, मतलब सुनामी जैसा आने के लिए, जैसे ही पहले ही प्रेडिक्ट किया गया था कि 185 तक स्पीड जा सकती है हवा का, तो उसको मद्देनजर लोगों को 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। और हवा इतनी तेज बढ़ रही है, धीरे धीरे अपनी रफ्तार ले रही है। रात 12 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं और जिसको जैसे आकलन किया गया था कि ये बालेश्वर और भद्रक के बीच धामरा में ही ये गिरने वाली है, मतलब लैंडफॉल करने वाली है, उसी को रखते हुए अभी धामरा में इससे मतलब भद्रक, ये जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर सब में तेज बारिश और तेज हवा शुरू हो चुकी है। और रजनीकांत, आप
बनी रही हमारे साथ, क्योंकि मनोज्ञा भी लगातार तस्वीरें पहुंचा रही हैं। मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, लगातार आप देखिए तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं और दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाइए और उन्हें ये समझाइए कि अगर वो वहां रहते हैं, आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो किस तरह की सावधानियां उनको बरतने की जरूरत है, और साथ ही कोई जरूरी जानकारी जो उनके लिए मददगार साबित हो। सबसे पहला, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोविड काल है और उसके साथ ये तूफान, एक और जहाँ रेस्क्यू सेंटर्स में लोगों को रखा जा रहा है, वहीं राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है कि जितना संभव हो सके कोविड इलाकों में, यानी कि कोविड या आइसोलेशन सेंटर्स हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, उनमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। पहला चैलेंज होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का। मैं जिस होटल में हूँ वहाँ कल रात से लाइट नहीं है, न लाइट है न पानी है, लेकिन इन सारी चुनौतियों के साथ हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर चेहरे पर शिकन नहीं है, क्योंकि आप तक हमें हर वो खबर सबसे तेज और सबसे जल्दी पहुँचानी है। यहाँ आपको अभी मैंने कुछ ही देर पहले इस विकराल रूप को दिखाया था और अब कुछ ही मीटर रह गया है ये समुद्र। पहले कम से कम 1 किलोमीटर दूर था और अब कुछ मीटर रह गया है और ये लहरें और तेज बढ़ रही हैं समुद्र के तट की तरफ। हवा, तेज बारिश, आंधी, तूफान और ये लहराते हुए पेड़ जिस गति से लहरा रहे हैं ये पत्ते, आपको अंदाजा लग जाएगा कि करीब 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय हवा चल रही है और ये आने वाले घंटों में 150 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि जब गीली हो जाएगी मिट्टी 200 मिलीमीटर बारिश की वजह से, उसके बाद पेड़ों का उखड़ना शुरू होता है और कई बार इस तेज हवा में पेड़ों के पत्ते के साथ पेड़ की शाखाएं भी उड़ने लगती हैं। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर इतनी तेज हवा है जिसमें पेड़ के पेड़ उड़ जा रहे हैं, तो वो जहां गिरेंगे वहां नुकसान पहुंचाते हैं। और ये राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ा डर है कि इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स या फिर किसी तरह की जो पावर सप्लाई है या टेलीफोन सप्लाई है वो डिसरप्ट ना हो। जी मनोज्ञा, आप भी लगातार बने रहिए। कुंतल आप और रजनीकांत आप भी लगातार, लेकिन सावधान भी रहिए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि ग्राउंड पर इस वक्त किस तरीके की स्थिति है ये आप समझ सकें। देखिए, ये लैंडफॉल से पहले की तस्वीरें हैं जो बताते हैं कि आपको बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सावधान रहें, अपने घरों के अंदर रहें। तैयारियां पूरी की गई हैं कि किसी भी तरीके की जानमाल का नुकसान ना हो, लेकिन जब ताउते आया था तो तमाम तैयारियों के बाद भी जानमाल के नुकसान की खबरें आई थी। ये बताती हैं कि थोड़ी सी भी लापरवाही आपको बहुत भारी पड़ सकती है। देखिए, धामरा उड़ीसा में किस तरीके से मौसम खराब है वो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। दीघा में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसके अलावा बालासोर उड़ीसा की तस्वीरें, भुवनेश्वर उड़ीसा की तस्वीरें भी बता रही हैं कि हालात खराब है, बहुत सावधान रहिए। और देखिए, एबीपी की टीम ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रही है। एक एक तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और यही अपील आपसे लगातार कर रहे हैं कि आप सावधानी बरतें और आगे बढ़ते हैं। अब यास तूफान आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा, लेकिन ओडिशा हर बार की तरह कमर कसकर तैयार है। 1999 की तबाही के बाद ओडिशा ने 2 दशकों में तूफान से निपटने की जो तैयारी कर ली है वो देश के बाकी राज्यों के लिए सबक है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। समुद्र में उठती ऊंची ऊंची लहरें, सब कुछ उड़ा ले जाने की कोशिश करती तेज हवाएं, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने की कोशिश करती बारिश। ओडिशा पर एक और तूफान अपना कहर बरपाने को आमादा है। इस तूफान का नाम है यास। यास माने निराशा, लेकिन ओडिशा ना निराश है और ना हताश। एक और तूफान से निपटने के लिए ओडिशा हर बार की तरह एक बार फिर कमर कसकर तैयार है। ओडिशा में कई भयंकर तूफान आए हैं। 1999 में सुपर साइक्लोन, 2013 में फेलिन तूफान, 2020 में उम्पुन तूफान, पिछले 20 सालों में ओडिशा ने ऐसे करीब 7 चक्रवाती तूफानों का सामना किया है। और जहां सबसे शक्तिशाली सुपर साइक्लोन ने 1999 में ओडिशा की 10,000 जिंदगियों को लील लिया था, वहीं पिछले साल के उम्पुन में यह आंकड़ा 2 से 3 ही रहा। जाहिर है ओडिशा ने इस कुदरती कहर से मुकाबले का अपना सबक सीख लिया, लेकिन बाकी राज्य अब तक इससे सबक क्यों नहीं ले पाए? पिछले हफ्ते आए ताउते तूफान ने भी कई राज्यों में तबाही मचाई और समय से जानकारी मिलने के बावजूद मुंबई के समंदर में 70 के करीब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि ना कोई तैयारी थी और ना ही हमने पिछली घटनाओं से सबक लेने की कोशिश की।
नतीजा ये हुआ कि 600 से ज्यादा लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। लेकिन ओडिशा ने ऐसा नहीं किया। ओडिशा ने पिछले 2 दशक में आए तूफानों से सबक लिया और अब वो हर तूफान के लिए तैयार दिखता है। इस बार भी ओडिशा तैयार है। On the basis of this preliminary information, Odisha state government has initiated preparedness actions at the district level, at the state level. Various departments have already updated their disaster management plan. They are fine-tuning their requirements and assessing what additional manpower and equipment support will be required. और आज ही नहीं, अक्सर तूफानों का निशाना रहने वाला ओडिशा राज्य पिछले कुछ वक्त से ही हर आने वाले चक्रवाती तूफान के लिए तैयार रहता है और इसकी नींव डली थी 1999 की तबाही के बाद। ओडिशा में साल 1999 में 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच 270 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ने सुपर साइक्लोन ओडिशा में तबाही मचाई थी। ये सुपर साइक्लोन उत्तर हिंद महासागर का सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान माना जाता है। इस तूफान में 10 से 15 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 4.5 लाख से ज्यादा जीव जंतु मारे गए थे। बताते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी इसके बाद ही सोचा गया। दूसरी तरफ इसके बाद से अब तक कई तूफानों का सामना कर चुका ओडिशा गिर गिर के ऐसा संभला कि 2020 आते आते उम्पुन जैसे तूफान का जमकर सामना किया। 2013 में 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेलिन तूफान ने ओडिशा को फिर एक चुनौती पेश की, लेकिन इस दौरान लाखों लोगों को कच्चे मकानों और खतरे वाले इलाकों से सुरक्षित शिविरों में पहुंचा दिया गया था। मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जिसे कहा जा रहा है कि जो फेलिन समुद्री तूफान है उसका ये एपी सेंटर है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। और 1999 में जो समुद्री तूफान आया था जिसमें कि 10,000 से भी अधिक लोगों की मौत हुई थी उड़ीसा में, वो हालात और आज के हालात करीब 14 साल बाद देखें तो वैसे हालात नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। संचार के साधन बदल गए हैं, लोगों के मकान पहले कच्चे घरों में होते थे, इस बार वैसे हालात नहीं है। सरकार भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अलर्ट के साथ ही जो तटीय इलाके थे वहां से लोगों को इसी तरीके के साइक्लोन सेंटर में लाया गया। लाखों की संख्या में लोग इस साइक्लोन सेंटर में ठहराए गए और इसी की वजह से जान माल की कम तबाही हुई, जैसा पहले आमतौर पर हुआ करता था। और 2013 के बाद पिछले साल 20 मई को ओडिशा से टकराया उम्पुन तूफान राज्य की तैयारी इससे ठीक 5 दिन पहले दिखाई दे गई। नमस्कार, জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে আগামীকাল 140-এর বেশি বেগে আমফান সাইক্লোন তুফান আসছে। राज्य सरकार के मुताबिक उम्पुन तूफान के ओडिशा में प्रवेश से पहले ही प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। वहीं फानी तूफान के दौरान भी सरकार ने 10 लाख लोगों का रेस्क्यू किया था। फानी के दौरान भी इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को निकालने के लिए और इतनी ज्यादा तीव्रता वाले तूफान में भी बहुत कम जनहानि होने के लिए यूएन से ओडिशा को प्रशंसा भी मिल चुकी है। तूफान को ओडिशा की टक्कर। तूफानों से हुए सामने और दशकों के अपने अनुभव से बेहतर तरीके अपनाए, व्यवस्था में लगातार सुधार किया। तूफान से पहले जानमाल का संभावित नुकसान रोकने की पहल, गांव को तूफान का सामना करने के लिए सक्षम बनाना, गांव कस्बों तक जरूरी जानकारी पहुंचाना, ट्रेनिंग देना। राज्य का पंचायती राज विभाग गांव के सरपंचों को ट्रेनिंग देता है। तूफान के पहले वार्निंग सिस्टम, लोगों की सुरक्षित निकासी, बचाव कार्य और शेल्टर होम प्रबंधन की ट्रेनिंग। 1999 के बाद सबसे शक्तिशाली उम्पुन तूफान जब पिछले साल ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराया तो जहां बंगाल में करीब 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई, ओडिशा में यह आंकड़ा 10 से भी कम था। उम्पुन जितनी ही तीव्रता के साथ 195 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ताउते तूफान भी इस हफ्ते महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और फिर पूरी ताकत के साथ गुजरात से टकराया। जानमाल का भारी नुकसान हुआ। ऐसे में ओडिशा से हमें जानमाल का नुकसान बचाने से लेकर आपदा प्रबंधन का भी सबक लेने की जरूरत है। मलिका, तो ये इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि ओडिशा से कई सारे राज्यों को सबक लेने की जरूरत है। ओडिशा हर बार जैसे तूफानों का डटकर सामना करता है, इस बार भी तैयारी लगभग वैसी ही है। लेकिन कोस्ट गार्ड इस आफत से निपटने के लिए कितना तैयार है, इस पर हमारे संवाददाता नीरज राजपूत ने कोस्ट गार्ड के डिप्टी डायरेक्टर जनरल KR सुरेश से खास बातचीत की है।
हमारे साथ खुद कोस्ट गार्ड के डिप्टी डायरेक्टर जनरल यानी कि आईजी KR सुरेश हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो जिस तरह की ताउते ने तूफान की वजह से तबाही मचाई गई थी, इस बार क्या तैयारियां हैं कोस्ट गार्ड और कोस्ट गार्ड की सिस्टर एजेंसीज़ के द्वारा कि इस बार ये यास तूफान जो है ये किसी तरह की कोई तबाही हमारे इस पूर्वी तट पर ना कर सके? इसका शुरुआत अंडमान के पश्चिम में हुआ है, तो अंडमान इसके पीछे रह गया और इसका जो एक स्वात एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था उसके इन्फ्लुएंस में ज़रूर आया, पर उसके कारण कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं। सिर्फ इसके रास्ते में पहला लैंड जो आएगा वो सिर्फ लैंडफॉल के समय, बीच में कुछ है ही नहीं। ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया जो है वो भी इससे 750 किलोमीटर दूर है, इसीलिए ना ये गति पकड़ पाएगा और सीवियरिटी है, ये भी एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है। पर ताउते या किसी और साइक्लोन ऐसे हम अगर तुलना करें तो ये इसका तबाही तो कुछ होगा ही नहीं, ये हमारी अनुमान है और ये हमारा विश्वास भी है। प्रिपरेशन टाइम हमने पहले से ले लिया था, उसके कारण समुद्र में जितने मछुआरों के बोट मोटराइज जो थे उन सबको वार्न करके पूरे 265 लोगों को हम अंदर लेके आ पाए, 55 को तो शेपर्ड करके लेकर आ गए। तो आप लोग सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिलजुल कर कई मीटिंग किए हैं यास के लिए पिछले 3-4 दिनों में हर लेवल पे, और कोऑर्डिनेशन को एकदम सख्त बना लिया है। तो अगर इतने सारे मजबूत और कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर यश के सामने आए तो यश फीका पड़ जाएगा, ये मेरी सोच है। इस बार हमें बताइए कि पूर्वी तट पर ऑयल रिग्स की क्या स्थिति है? क्या वहाँ पर अभी तो कोई बाढ़ या उन पर उनका क्रू मेंबर्स तो नहीं है? पूर्वी तट पर जो भी हमारे ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया है उसके ऊपर इतनी निगरानी तो है, और वो इस तूफान की जो एक रास्ता है उससे बहुत दूर है। जितने बार्जेस थे सब सेफ हैं, और जबकि ये तूफान उनके पास जाएगा नहीं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में भी नहीं आएगा, फिर भी उन लोगों ने इतना ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया है कि मेरे हिसाब से रिस्क जो 24 ऑयल रिग्स हैं या जो भी लोग हैं, रिस्क फैक्टर इज़ वेरी वेरी नेक्स्ट टू निल। तो कोस्ट गार्ड KR सुरेश ने आपको बताया कि किस तरह की तैयारियां हैं। यास चक्रवात आज किस राज्य को कितना प्रभावित करेगा, कहां हवाओं का रुख क्या होगा और कब ये तूफान कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत ने मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा से बात की। चक्रवाती तूफान यास धीरे धीरे भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है, क्या स्थिति है ये जानने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, जो खुद भी साइक्लोन के एक बड़े एक्सपर्ट हैं। सर, अभी क्या स्थिति है? उड़ीसा तट के पास जो धामरा पोर्ट है, धामरा पोर्ट की ईस्ट में लगभग 30 किलोमीटर दूर में ये केंद्रीभूत होगा, और इसके बाद भी उत्तर पश्चिम दिशा पे ये गति करेगा। गति करके आप धामरा और बालासोर के बीच तट को पार करेगा। इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टनेस में 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। और इसके बाद इसका वीकनिंग होगा और धीरे धीरे, और जब झारखंड में पहुंचेगा 27 तारीख सुबह, ये एक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ हवा तब वहाँ भी चल सकता है। दोपहर तक इसका धामरा और बालासोर के बीच में होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। और बंगाल में जो खतरा था, क्या वो अभी भी बना हुआ है? दीघा हवा रहेगा। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट और 24 परगना डिस्ट्रिक्ट्स में भी विंड स्पीड तेज़ रहेगा। 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा विंड्स भी वहाँ हो सकता है। और सबसे ज़्यादा विंड से जो येलो एरिया देख रहे हैं ना, नॉर्थ उड़ीसा का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ होगा, और वो 155-60 के आसपास होगा। तो ये जो पूरा एरिया है सर, ये क्या इसके असर को दिखा रहा है? बारिश होगी, कहाँ कहाँ बारिश होगी? तेज़ हवा जहाँ चलेगा ना, वो एरिया ये दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ हवा यहाँ चलेगा। इसका जो ग्रीन एरिया दिखा रहे हैं, ये 90 से 120 किलोमीटर है। ग्रीन एरिया जो झारखंड का थोड़ा सा पार्ट है, साउथ ईस्ट झारखंड जो है, वहाँ विंड स्पीड भी 90 से 120 किलोमीटर तक हो सकता है। इसके बाद जो वायलेट कलर का है, वहाँ विंड स्पीड 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। हाँ। अब आपको ओडिशा के बालासोर ले चलते हैं, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ताज़ा अपडेट दे रहे हैं। चक्रवाती तूफान यास आगाज दे चुका है, दस्तक दे चुका है। मैं इस समय हूँ समुद्र किनारे चांदीपुर के। चांदीपुर वो समुद्र का इलाका है जो हमेशा शांत रहता है, लेकिन आज यहाँ लहरें कई मीटर ऊंची हैं। 4 से 6 मीटर ऊंची लहरों का
प्रेडिक्शन है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आने वाले कुछ घंटों में ये टकराएगा इन तटों से। तट का यानी मतलब है उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों से टकराएगा, बालेश्वर और भद्रक के बीच में कहीं पर। लगातार अपनी गति और अपनी जगह ये बदल रहा है। गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है ये तूफान। तो वहीं दूसरी ओर इसकी जो गति रहेगी तट को, उस समय जब ये तट को हिट करेगा उस समय इसकी गति होगी करीब 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इस समय जो हवाएं हैं आपको बता रही है कि किस तरह से इस समय तूफान आया हुआ है। इस पूरे इलाके में खड़ा रहना, खुद की बॉडी का बैलेंस बना के रखना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं, लगातार बालू हवा के साथ आ रही है मुंह पर। और आपको बता दें ये पेड़ जिस तरह से हिल रहे हैं, ये आगाज है तूफान का। और तूफान आगाज ही नहीं, दस्तक दे चुका है। पूरे तटवर्ती इलाकों में अगले कुछ घंटे चुनौतीपूर्ण होंगे। उड़ीसा सरकार का दावा है कि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बड़े बड़े पदाधिकारी सब तैनात हैं। अधिकारियों में विशाल देव से शुरू करके सारे एसपी, आईजी दीप्तेश के साथ कई ऐसे लोग तैनात हैं, यानी कि मंत्रियों तक को तैनात कर दिया है उड़ीसा सरकार ने। अपने गृह मंत्री को, अपने कल्चरल मिनिस्टर को, सबको इन इलाकों में रखा गया है जिससे कम से कम नुकसान हो। 0 कैजुअलिटी का दावा कर रही है उड़ीसा सरकार। और अगर आपको चांदीपुर का ये समुद्र दिखाएं तो ये लहरें उठ के ये बता रही हैं कि आज ये सागर शांत नहीं है। आज यहाँ जो लहरें हैं वो अगले कुछ घंटों में और ज्यादा ऊंची होंगी और इस शांति को भंग करते हुए, चीरते हुए ये समुद्री तूफान तट की ओर बढ़ेगा। कितना नुकसान पहुंचाएगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कई बार अपना समय भी तब्दील कर चुका है और जगह भी। लेकिन फिलहाल दस्तक दे चुका है साइक्लोन यस। कैमरा पर्सन मान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, चंडीपुर, बालेश्वर, एबीपी न्यूज़।